आज के वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे ईवीएस और ईवीएस पेडागोजी जो 30x30 होगा। और ये प्रश्न पूछे गए हैं 7 जनवरी 2022 प्रीवियस ईयर सीटेट में। और इसमें जो पर्यावरण अध्ययन होगा इसका संपूर्ण विश्लेषण होगा। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और जो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, कमेंट्स और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। तो आइए हम लोग जिक्र करते हैं 7 जनवरी 2022 को पूछे गए ईवीएस और ईवीएस पेडागोजी 30x30 को। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और ये जो पहला प्रश्न है ये रिपीटेड प्रश्न है। आप इसको देख सकते होंगे कि ये कई बार जब आप प्रीवियस ईयर बनाए होंगे तो कई प्रश्न जो है ना रिपीटेड होता है। तो इसमें से एक ये इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? हालांकि ये सवाल ईवीएस में पूछा हुआ है और बहुत आसान भी है, मैथ में भी ये बनाते होंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा कंट्राडिक्शन इसमें रखता है, थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूजन रखता है कि आप हड़बड़ाएं और गलती करें और आपका आंसर गलत हो। देखिए क्या है कि हम लोग जानते हैं इसमें दिया हुआ है दूरी बराबर 504 किलोमीटर और समय दिया हुआ है, समय ले रही है 7 घंटा, तो समय बराबर 7 घंटा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 504 और समय है 7। जब इसको आप कटाइएगा तो 7 7 49 72 बराबर 72। जैसे ही आप 72 मारे आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, चूँकि आपका ये आंसर आया 72 किलोमीटर प्रति घंटे में। अब ये आंसर तो 72 आया, आप देख लिए कि 72 है, इसको मार दिए, कलर कर दिए, और जैसे जब जैसे आपका ध्यान जाता है उस पर कि अरे भाई ये तो किलोमीटर में है तो मेरा आंसर गलत हो गया, तो इसको क्या करना है? आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 2 तरीका है। आप यदि जानते हैं, जो मैथ पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, सीधे इसको 5/18 से गुना कर देते हैं। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, पहला तरीका। अब ये सवाल है उसके लिए, आंसर तो हो गया 4 नंबर। उसके लिए सवाल है कि आप सर 5/18 से क्यों गुना कर देते हैं? क्योंकि ये 72 किलोमीटर है और बटे है 1 घंटे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, और फिर जो है 1 घंटे को सेकेंड में करेंगे तो 3600 सेकेंड। अब इसको 72 को जोड़ दीजिए, अब 36, ये दोनों 0 कटा, 5 दूना 10, 18 दूना 36। आप कटाने के बाद 5/18 से मल्टीप्लाई होगा आपका 72 से, और आप पहले कर रहे हैं तो आपका समय बच रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कोई बच्ची X पर है और वह अपनी सहेली के साथ जो Y पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह O पर पहुंचती है। देखिए क्या कह रहा है कि कोई लड़की है जो X पर है और कहीं Y पर दूसरी लड़की है उसके साथ खेलना है। तो जहाँ पर जो है वहाँ से हम लोग Y डिनोट नहीं कर लेंगे। Y जैसे डिनोट कीजिएगा आप कंफ्यूजन हो जाइएगा। तो X हमको पता है कि X यहाँ है, ये लड़की है। अब Y कहीं हो सकता है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या है कि वो पहले जा कहाँ रही है X से, तो Y पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह O पर जाती है, O पर पहुँचती है जो X के ठीक दक्षिण में 40 मीटर। O पर पहुंचने के लिए क्या है? X के ठीक दक्षिण, तो दक्षिण हमारा नीचे होता है, तो ये हो गया O और ये हो गया 40 मीटर। ठीक दक्षिण में O पर पहुंचती है जो X के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी तय करके, 30 मीटर पूर्व में, तो पूर्व हमारा दाएं तरफ क्या होता है? पूर्व होता है। तो ये 30 मीटर चली गई कहाँ पर? Y पर। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व में 30 मीटर दूरी तय करके उसे Y पर पहुंचती है। Y पर ये Y उसको मिल गया। अब पहले Y दे देते तो कहाँ देते? यहाँ X है तो आप वहाँ भी दे सकते थे, यहाँ भी दे सकते थे, यहाँ भी दे सकते थे, इस दिशा में भी दे सकते थे। इस तरह आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो Y पर आप पहुँच गई। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि Y से X की दूरी, Y से X की दूरी
आपको ये दूरी निकालना है, y से x की दूरी और y के सापेक्ष x की दिशा। अब देखिए दो सवाल इसमें पूछ सकता था, x के सापेक्ष y की दिशा पूछता तो x पर हम खड़े रहते, पूछ रहा है y के सापेक्ष x की दिशा, तो हम y पर खड़े रह जाएंगे। y पर खड़े रहेंगे तो ये x किस दिशा में है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, हमारे दाएं तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम। तो ये किस दिशा में, y से x इस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर पश्चिम के बीच में। तो इसका सवाल पहले तो आंसर होगा उत्तर पश्चिम। अब देखिए उत्तर पश्चिम तो दो दो ठो में है, क्योंकि ये दोनों में लिखा गया होगा, इसमें भी है। तो अब आपको निकालना है, मैथ में बनाए होंगे कर्ण। कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप ये बनाएंगे, इसको जब सॉल्व कीजिएगा, चूंकि आपका 50 मीटर सब में है तो इसको हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप निकालिएगा भी तो निकल जाएगा। 40 का स्क्वायर करेंगे 1600, 30 का स्क्वायर करेंगे 900 तो 16 9 2500, 25 का रूट अंडर करेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 आ जाएगा, चूंकि सब में 50 है, हमको डायरेक्शन पता हो गया किसमें, उत्तर पश्चिम में। तो इसमें दो आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। तो चूंकि कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा उत्तर पश्चिम इस तरह से, तो इसका आंसर हो गया 1 और 4। अगला प्रश्न है, स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनें। स्लॉथ जो है ये निशाचर होते हैं, यानी रात में जगने वाला होता है, दिन भर 16 से 18 घंटा तक सोता है और ये पेड़ पर अपना उल्टा पैर करके सोता है। तो और ये सर्वाहारी जीव होते हैं। तो इसके बारे में कुछ कथन है, कौन से कथन सही हैं। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। 50 वृक्ष नहीं, इसका जीवन काल 40 होता है, इसकी आयु 40 वर्ष होती है। दूसरा है, स्लॉथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं, 10 वर्ष तक नहीं जीते हैं। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये नज़दीकी सही है कि स्लॉथ 40 वर्ष तक जीते हैं और 8 वृक्ष पर ही घूमते हैं, और जो भी उसको खाना रहे, पत्ता कीड़ा वगैरह जो वृक्ष में रहता है, तो वो 8 वृक्ष से ही खाएगा। तो ये वाला आंसर है, 8 वृक्ष पर और आयु उसका 40 वर्ष। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जंगल के ज़्यादा कटने से निम्नलिखित में से क्या स्थितियां संभावित होती है। जंगल का जैसे कटता है तो उसको हम लोग जंगल का निम्नीकरण कहते हैं, या फिर जंगल का जो है ना दोहन कहते हैं। तो क्या चीज़ हो सकता है जंगल के कटने से? आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी? बिल्कुल नहीं। जहाँ जंगल है वहाँ पर ठंडा होगा, लेकिन वहाँ की जंगलें कट जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पर टेम्परेचर तापमान जो है बढ़ जाएगा। तो ये गलत हो गया। वर्षा जल का रिसाव कम होगा, वर्षा जल का रिसाव कम होगा। वर्षा जल का रिसाव मतलब कि जो ज़मीन के अंदर रिस कर जाता है और वही ग्राउंड वाटर भूमि जल होता है। तो ये सही कह रहा है कि जैसे ही जंगल कट जाएगा तो वर्षा जल क्या हो जाएगा, रिसाव कम होगा। बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा। तो चूंकि मिट्टी को क्या करता है कि जो जंगल रहता है उसकी जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती है, और जैसे पानी आता है, बाढ़ वगैरह आता है, उसको मिट्टी को बहने से रोकता है। लेकिन जैसे जंगल अब रहा नहीं तो क्या होगा, मिट्टी पानी के वजह से, बाढ़ के वजह से बह जाएगा। तो ये भी सही है। भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा। भौम जल यानी जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। यानी गोलकुंडा किले का ये पैमाना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पाटन चेरू दरवाजे, अब फतेह दरवाजे और पाटन चेरू दरवाजा 2 दरवाजा है। मान लिया जाए कि एक दरवाजा यहाँ है, एक दरवाजा यहाँ है, की दूरी 15.5 सेंटीमीटर है। तो जमीन पर इन दोनों के दरवाज़ों के बीच की कम से कम दूरी होगी, कम से कम। चूँकि 1 सेंटीमीटर क्या दर्शा रहा है, 110 मीटर, तो 15.5 सेंटीमीटर कितना दर्शाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना 110
11 5 55, 11 5 55, 5 60, 11 6 17, 1 0, 1 पॉइंट यहाँ लग गया, तो यानी 1705 मीटर। यानी ये इसकी दूरी कितना हो जाएगा रियल में 1705 मीटर। तो आप देख रहे हैं इसमें 1705 है नहीं, तो इसमें किलोमीटर में है। किलोमीटर में करेंगे तो 1.705 किलोमीटर होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। कम से कम दूरी यानी न्यूनतम पूछ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहाँ पर हो सकता है 1.7 के नियरेस्ट, तो ये वाला हो सकता है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। अब देखिए ये एक मैप से प्रश्न हमेशा रहता है, और ये प्रश्न मैप से जो रहता है, मैप ऐसे आप रटने से आपको याद होगा नहीं। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर आप सोते हैं, सोने के समय किसी एक राज्य पर फोकस करें कि ये इस राज्य के इस राज्य से कौन कौन से राज्य सटता है। तो आप एक एक करके देखें, कभी झारखंड का देख लिए, झारखंड से सटने वाले राज्य क्या हैं, केरल से सटने वाले राज्य क्या हैं, मिजोरम से सटने वाले राज्य क्या हैं। तो इसमें हम लोग चलिए आइए इस सवाल के लिए हम लोग मैप पर चलते हैं कि मिजोरम से सटने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो मिजोरम आप देख रहे हैं कि मिजोरम यहाँ पर है, और ये मिजोरम से सटने वाले राज्य एक हो गया ये त्रिपुरा, दूसरा हो गया आपका ये वाला मणिपुर, और तीसरा हो गया ये वाला जो असम है, ये असम है, तो असम हो गया। तो यानी मिजोरम से सटने वाले राज्य क्या क्या हो गए, त्रिपुरा, मणिपुर और असम, त्रिपुरा, मणिपुर और असम। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेशों में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निर्धारित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी। देखिए एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पहाड़ी वाला ज़मीन होता है, वहाँ ग्राम पंचायत करते हैं, फिर लॉटरी निकाला जाता है कि भाई किसी भी आदमी को कितना ज़मीन किस क्षेत्र में दिया जाएगा। तो ये वाला जो सिस्टम है ना, लद्दाख में नहीं है, मिजोरम में है। इसका आंसर मिजोरम है। तो मिजोरम के पहाड़ी लोग लॉटरी से तय करते हैं कि इस साल उस ज़मीन पर खेती कौन करेंगे और कितनी ज़मीन इसको चाहिए। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है। माउंट एवरेस्ट तिब्बत, भारत, नेपाल, चीन। चीन जो है नेपाल जो है, नेपाल के हिस्से में माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के बारे में बता दें कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और एनसीईआरटी में इसका मिलेगा 8848 मीटर, इतना ऊंचा है। और आजकल नया चेंज हो गया 8850 मीटर। तो ये एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित किया जा सकता है यानी उत्क्रमित करने का मतलब क्या कि हम कोई चीज़ बनाएं तो हम उसको फिर से पा सकें। जैसे मान लिया जाए कि हम दूध से दही जमा दी, तो दही से फिर हम दूध नहीं ला सकते हैं, तो इसको उत्क्रमित नहीं करेंगे, इसको अनुत्क्रमित कहेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हड्डी वगैरह प्लास्टर किया जाता है टूट जाने पर, तो उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसको जब जमा देंगे तो फिर से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में नहीं ला सकते हैं, तो ये उत्क्रमित नहीं हुआ। मोम का घोल बनाना, दूध से पनीर बनाना। अब दूध से हम पनीर बना दें तो पनीर से फिर हम दूध नहीं बना सकते हैं। गाय के गोबर से बायोगैस का बनाना, बायोगैस गोबर से बन गया तो फिर बायोगैस से हम गोबर नहीं बना सकते हैं। तो उत्क्रमित क्या होगा, मोम का घोल बनाना। हम मोम का घोल बना लेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर से वो मोम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मोम का घोल बनाना क्या है, उत्क्रमित करना, उत्क्रमित क्रिया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है वृक्षों या पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। लक्षण 4 लक्षण है, इसमें से चारों लक्षण में क्या कह रहा है कि बरगद के वृक्षों की जड़ों में पाए जाने वाले लक्षण कौन कौन से हैं। तो वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती है। तो बरगद का पेड़ में हम लोग देखते हैं कि झूलता हुआ जड़ होता है। और आजकल तो फैशन भी है, लड़कियां हो महिलाएं हो अपने बाल बरगद की जड़ की तरह झुलाती है, तो झुलाती भी है। तो वृक्षों की लटकती शाखा से वो क्या है, एक जड़ रहता है। तो ये क्या है, सही है।
जड़ों की लंबाई वृक्षों की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। ये नहीं होता, ये किस में होता है? ये रेगिस्तानी ओक में होता है। तो ये नहीं होता। जड़ों द्वारा वृक्षों को मजबूत खंभों की भांति सहारा देता है। ये जड़ जब बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि जब बूढ़ा होने लगता है बरगद या फिर विशाल होने लगता है तो उसका जड़ नीचे जाके लटक जाता है और फिर एक उसको सपोर्ट के रूप में खंभे का रूप में करता है, खंभे के रूप में उसका साथ देता है। जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना। जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री, इसमें भंडारण खाद्य सामग्री नहीं होता है, खाने वाला कोई चीज़ उसके जड़ में नहीं रहता है। लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। लटकती जड़ जमीन के अंदर चली जाती है। तो आपका सही क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, सी और ई। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सी, ई, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पम्मी, जिस जगह से आई हूँ, पम्मी कहती है कि जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बने हैं। पत्थर तथा लकड़ी से बने हैं। देखिए, ऐसे जगहों में जहाँ पर कि पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, यानी पत्थर से दीवारें और लकड़ी का फर्श नीचे भी और छत भी लकड़ी का ढालूनुमा बनाया जाता है ताकि बारिश का पानी आसानी से गिर जाए और बर्फ़ भी आसानी से नीचे गिर जाए। तो ये आपका कहाँ होगा? पहाड़ी क्षेत्र, मनाली, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उबरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? देखिए, दांत और हड्डी कमज़ोर हो इसके लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस किससे मिलता है? तो चावल, नींबू, आंवला, गुड़, इससे नहीं। घी, दाल, रोटी, चावल। घी से वसा मिलता है, दाल से प्रोटीन मिलता है, रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चावल से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तीसरा, दूध, सब्जियां, पालक, फल। दूध, सब्जियां, पालक, फल। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर 3। दूध में बहुत ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस होता है, पालक में भी होता है, फल वगैरह में भी होता है, सब्जियों में भी होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के छत्तों होगा, मिस्टेक हो गया है। छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कथन है, 4-5 कथन है। इस कथन में अब पूछ रहा है, पहले कथन देख लेते हैं कथन के बारे में क्या करा है। इनमें से सही कथन है। सही कथन कौन कौन है? प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ होती है जो अंडे देती है। नहीं, ये क्या है? गलत है। रानी मक्खियाँ बहुत से छत्ते में नहीं होती है। दूसरा है, प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होते हैं। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है। नर मक्खियाँ होती है, कुछ नर मक्खियाँ होती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है। ये भी होता है। यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते हैं। ये भी सही है। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। नर मक्खी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये ये भी इम्पॉर्टेंट है। नर मक्खी भी होता है। तो आपका आंसर होगा बी, सी, डी, ई, जिसमें है। तो पहले एक चीज़ और है कि देखिए, छत्ते का थोड़ा सा विश्लेषण कर दें आपके लिए कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें एक ही रानी मधुमक्खी होती है और कुछ नर मक्खी होते हैं और दोनों का काम बटा हुआ है। जो रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी का काम होता है अंडे देना और कुछ नर मक्खी जो होते हैं उसका काम होता है रानी के साथ चिपकना। मतलब क्या? फिजिकल रिलेशन बनाना उसका मेन काम होता है, दूसरा कोई काम होता नहीं। और तीसरी बात होती है क्या? कुछ काम करने वाली मक्खियाँ होती है जिसमें नर और मादा दोनों हो सकते हैं, बच्चे जैसे। तो बच्चे मक्खियाँ भी हो सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि फूलों से रस या कंद ये सब स्टोर करते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही कथन बी, सी, डी, ई, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उन विशेषताओं को चुनिए जो सभी जानवरों में पाई जाती है। सभी जानवर है आपके पास, कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी।
ये लोग क्या करेंगे? कछुआ, शरीर का शल्कों से ढका होना, तो सिर्फ कछुआ में होता है, अजगर में नहीं होता है, बाज में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना, भूमि पर बाज तो भूमि पर और जल पर दोनों पर नहीं रह सकता, ये सभी में से एक भी कथन गलत। अंडे देना, अंडा देता है सब कोई, कछुआ भी अंडा देता है, अजगर भी अंडा देता है, बाज भी अंडा देता है, छिपकली भी और मधुमक्खी यानी शहद की मक्खी भी, तो ये सही हो सकता है। जहरीला होना, तो इसमें से सभी जहरीले नहीं होते हैं, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए, तो केवल सही क्या होगा? सी, केवल सी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, केंचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? इनमें से सही कथन है, सही कथन चुनना है। यह जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि केंचुआ जो होता है ये मिट्टी खाता है, और मिट्टी खाने के क्रम में मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, यानी पोला बना देता है। और पोला बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि मिट्टी में जो भी मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वो उसमें मिल जाता है। इस तरह किसानों के लिए क्या होता है? फायदा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। यह मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। ये भी सही है। जो मरे हुए सड़े गले पत्ती होते हैं ज़मीन में मिल जाता है, उसी को खाता है, और मिट्टी भी साथ साथ में खाता है, और इसका मल मिट्टी ही निकलता है, तो वो उपजाऊ हो जाता है। यह अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं, अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित, अपशिष्ट जो होते हैं यानी खर पतवार वगैरह जो सड़ा गला होता है उसको खाता है, तो वो तो कंपोस्ट ऑटोमेटिक बन रहा है, तब तो उपजाऊ हो रहा है। तो ये भी सही है। यह जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। ये महंगी नहीं होती है। रासायनिक यानी कीटनाशकों का छिड़काव केंचुए को प्रभावित नहीं करता है। कीटनाशक वगैरह आप छिड़किएगा तो केंचुआ क्या होगा? जो रसायन होता है, केमिकल होता है, वो तो जहर होता है, तो इसके लिए नुकसान होता है, लेकिन ये कह रहा है कि नुकसान नहीं करता है, तो ये क्या है? गलत है। तो इसमें सही कथन हो गया ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ से आप लोग जैसे 15 प्रश्न देखे, ये था पर्यावरण का। अब पर्यावरण जो है पेडागोजी, तो वहाँ से रहेगा 15 प्रश्न, तो गौर से देखिएगा। और इसके लिए आपको बता भी दें कि ईवीएस पेडागोजी का 3-4 वीडियो हम बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और उम्मीद है कि जैसे आप उसको देखिएगा ना, ईवीएस पेडागोजी का वीडियो, तो उसी से लगभग आपका ये 15 में से 10-12 प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग पेडागोजी वाला पार्ट को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? गतिविधि आधारित शिक्षा, ये गतिविधि आधारित शिक्षा होता है। रटकर सीखना, रटना सीखना, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। तो चूंकि ये पर्यावरण है, सीखने के लिए बच्चे स्कूल में भी सीखते हैं, घर में भी सीखते हैं, और समुदाय यानी ग्रुप में भी सीखते हैं, तो सबकी भागीदारी होती है। तो ये भी सही है। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये बी नंबर गलत है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा। ये पाठ्य पुस्तक आधारित इतना इंपॉर्टेंट ईवीएस में नहीं होता है कि हम सिलेबस टू सिलेबस सिर्फ पढ़ें, वो नहीं। ये क्या है कि सबसे सटीक जो है ना, ये वाला है। तो इसका आंसर ए और डी होना चाहिए। ए और डी, किसी में नहीं लग रहा है, किसी में नहीं है, तो ये क्या हो सकता है? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका आंसर ए और डी होगा। तो कुछ प्रश्न जो हैं ये C-TET में मिस्टेक हुआ है, और नंबर किन्हीं का कम आया भी है, तो बाद में उनको दिया गया है विवादित प्रश्नों में से। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। अब ये 4 कथन फिर से है, कौन कौन उद्देश्य हैं? बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चे को हम क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं कि बच्चे ताकि अपने से सीख पाए। ये कथन आपका सही है। बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना। पर्यावरण पढ़ाने का मतलब क्या है कि पर्यावरण में जो भी समस्याएं हैं बच्चे उनका हल स्वयं कर पाए, इस सक्षम बनाएं हम बच्चों को। तो ये भी क्या है? सही है। बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना। बच्चे नए नए ज्ञान कर पाए, नए नए खोज कर पाए, ये भी हम पर्यावरण में करते हैं। तो ये भी सही है।
बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना। निश्चित निकाय नहीं, अनिश्चित। हम कोई लिमिटेड चीज़ उसको नहीं बताएंगे, लिमिट नहीं, लिमिट दायरे में बांध कर उसको नहीं सिखा सकते। तो इसका आंसर डी गलत है ऑप्शन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए बी सी, ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकत्रित करता है। देखिए, जो भी ईवीएस पेडागोजी का वीडियो देखे होंगे ना, तो उसका फर्स्ट ये है कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिटेल कर देते हैं कि पर्यावरण नाम का कोई विषय नहीं है। पर्यावरण नाम का कोई विषय, यानी ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ नाम का कोई विषय नहीं है। मतलब कि जैसे गणित है तो एक विषय है कि हम गणित में ये चीज़ें पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। विज्ञान है तो उसका भी सॉल्व करते हैं, सोशल साइंस है तो उसका भी एक सॉल्व करते हैं, इतिहास है तो इतिहास एक विषय है। लेकिन पर्यावरण नाम का कोई विषय नहीं है। लेकिन ये विषय बनाया कैसे गया है? 3 चीज़ें, जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरणीय मुद्दे हैं या शिक्षा है, अवधारणा है। यानी हमारे चारों ओर जो पर्यावरण का जो परिभाषा है कि हमारे चारों ओर जो चीज़ें पाई जाती हैं हम पर्यावरण कहते हैं। तो उन चीज़ों को, उन 3 चीज़ों को, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को, ये 3 चीज़ों को हम लोग एकत्रित करके क्या बनाया है? ईवीएस बनाया है। तो यह मेरा इसका आंसर क्या हो गया? कथन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने के लिए चुनौती है। ईवीएस सिखाने के लिए कौन सा चुनौती है? यानी आपको नकारात्मक खोजना है। गलत क्या है? तो नकारात्मक में क्या हो सकता है? रटना सिखाना। रटना सिखाना हमारे लिए चुनौती नहीं है। सम्मिलित आधारित सीखने का स्तर, ये भी नहीं है। अवधारणाओं का विवरण, ये भी नहीं है। बच्चों को अपने लिए ज्ञान की निर्माण करने का अवसर देना, ये हमारे लिए चुनौती है कि बच्चों में अपने आप ज्ञान हो, अपने से बच्चे कुछ ज्ञान हासिल कर पाए। ये हमारे लिए चुनौती होता है कि बच्चे कैसे अपने से कुछ ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? ये 4 कथन दिया हुआ, ये चारों में से क्या सही है? वाद विवाद का प्रावधान, वाद विवाद बिल्कुल होना चाहिए। अनुभवात्मक सीखना, अनुभवात्मक सीखना ये भी होगा। अनुभवात्मक सीखना का मतलब क्या होगा? बच्चे अपने से अनुभव के आधार पर सीखे। हम कोई काम करते हैं, पहली बार उस काम को करते हैं तो हमसे मिस्टेक होती है, गलती होती है, याद नहीं रहता है। लेकिन जैसे उस काम को हम बार बार रिपीट करते हैं तो क्या होता है? उस काम के प्रति मेरा अनुभव बढ़ जाता है। तो ये भी चीज़ें हैं कि अनुभवात्मक सीखना। कहानियाँ, ये कहानियाँ हो सकता है, कहानियाँ आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तथ्य और सूचनाएँ, तथ्य और सूचनाएं, तो कोई मैटर है, सूचना है, ईवीएस से संबंधित दे सकते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए, इसमें जो है ए बी सी डी चारों होना चाहिए, लेकिन तथ्य और सूचनाएं कम है। अधिकतम क्या होना चाहिए? अधिकतम कह रहा है। तो देखिए, यही आपका करता है कि सर्वाधिक सर्वोत्तम आंसर खोजता है, सर्वोत्तम सही खोजता है। तो अधिकतम में तथ्य और सूचनाओं को शामिल नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर हो गया ए बी सी वाला, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उप विषय हैं। उप विषय, देखिए ये उप विषय क्या है? पहले एक चीज़ है कि प्राथमिक स्तर पर जो विषय वस्तु हैं, जिसको थीम कहते हैं, ये 6 है। ये 6 कौन होते हैं उसको पहले लिख लीजिएगा आप। पहला है परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र। अब ये परिवार एवं मित्र हैं। तो दूसरा है कि परिवार में रहेगा तो वो भोजन करेगा, भोजन करेगा तो उसको क्या चाहिए भाई? जल चाहिए। भोजन पानी हो गया तब थोड़ा सा सोचेगा कि आराम कर लेते हैं तो आवास चाहिए। अब खा पी लिया, आराम भी कर लिया, कहीं इच्छा होगा थोड़ा पड़ोसी के यहाँ जाए, कहीं दूर जाए, रिश्तेदार के यहाँ जाए, तो यात्रा हो जाएगा उसके लिए। और छठा हो जाएगा हम जो चीज़ें बनाते और करते हैं, बनाते और करते हैं। तो ये 6 थीम हैं, 6 विषय वस्तु हैं ईवीएस के कि हम चीज़ें। अब हम ईवीएस है, पर्यावरण है,
तो हम कहीं पर हैं तो हमारे आसपास क्या चीज़ें बन रही है, किन चीज़ों से बन रही है, उसमें क्या क्या मटेरियल वगैरह होता है, हम उन चीज़ों का उपयोग कैसे करते हैं। तो ये 6 थीम है और इसके अलावे जो भी चीज़ें आएगी आप समझ लीजिए कि ये इसी 6 में से उसका क्या है, उप विषय है, उप थीम है। तो आप देख लीजिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उप विषय है। तो परिवार और दोस्त ये तो है ही, आश्रय यानी आवास, आवास ये भी है ही, पौधे, पौधे इसमें कहीं नहीं है, यात्रा है, तो आपका उप विषय क्या हो गया, पौधे, ये उप विषय है, उप विषय है या उप थीम है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है, यानी ईवीएस हम पढ़ाएं और बच्चे सार्थक रूप से सीख पाए, अच्छी तरह से सीख पाए, तो ये कैसे हो सकता है। ये 4 कथन है। उसी तरह ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके विषयगत, अब विद्यार्थी को क्या कर सकते हैं हम लोग, विषयगत रूप से, यानी जो मुद्दा है, जो विषय है, जो सब्जेक्ट है उससे जोड़ कर रखें तो और आयोजन करें तो क्या होगा, बच्चे ईवीएस सार्थक रूप से सीख सकते हैं। ये सही है। वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, वास्तविक जो रियल उसका संवाद होता है बच्चों से उस मैटर पर, ईवीएस यानी पर्यावरण के मुद्दों पर जो है संवाद करना और वृत्तांत के रूप में, ये भी सही है। प्रयोग के आधार पर ये भी क्या है, सही है। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन ये कुछ कम है, ये नहीं हो सकता है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ABC यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब है, प्रासंगिकता का मतलब ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना, ज्ञात से अज्ञात की और ईवीएस सिखाना, उदाहरणों के माध्यम से ईवीएस सिखाना, ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन के स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सिखाना। देखिए प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है कि जो उचित हो, जो सार्थक हो उसका सीखना, हम उसके अर्थों में कर सकते हैं। तो ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता क्या है, सबसे प्रासंगिकता उत्तम क्या है, ऑप्शन नंबर 4, ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थिति, यानी जो भी ईवीएस की चीज़ें हैं उसके वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर हम सिखाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, सार्थक अधिगम करेंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि, भोजन यानी आप भोजन विषय टॉपिक है, आप पढ़ा रहे हैं तो सार्थक कैसे हो सकता है। मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती है, प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं, पाठ्य पुस्तक के संसाधन के रूप में शामिल है। तो भोजन विषय सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं, क्या करेंगे, जो मुद्दा है, यानी हमारा मुद्दा क्या है, भोजन, उन मुद्दों के इर्द गिर्द हम समूह कार्य करेंगे, यानी ग्रुपिंग डिस्कशन कराएंगे, ग्रुपिंग एक्शन करेंगे और चर्चा का आयोजन करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, सार्थक सीखेंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है, ईवीएस सीखने के लिए कौन सा अच्छा संसाधन हो सकता है। तो एकदम बिना आंख कान मूंदे, यानी आंख कान मूंदे मार देना है, क्षेत्र भ्रमण। ईवीएस का सर्वोत्तम पढ़ाने की विधि जो है क्षेत्र भ्रमण, ईवीएस बच्चे सबसे सटीक रूप से क्षेत्र भ्रमण करके करेंगे तो ज़्यादा सीखेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है यदि, जल थीम, अभी हम लोग 6 थीम देखे थे, 6 थीम था, उस 6 थीम में भोजन वाला पिछला क्वेश्चन था, जल थीम के बारे में कौन सा जो है ना प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। रोल प्ले आयोजित किए जाना, रोल प्ले, जल से संबंधित कुछ रोल प्ले कर देंगे तो बच्चे बेहतर सीख सकते हैं। बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित भी करेंगे तो बच्चे सीख जाएंगे। संरक्षित क्षेत्र भ्रमण आयोजन की जाती है, ये भी आप कर सकते हैं। बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, निबंध से मतलब है ही नहीं, तो यानी इसका आंसर हो गया, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ABC, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक घटनाएं होती है, क्योंकि हम लोग ईवीएस में क्या करते हैं, वास्तविक घटनाएं भी शामिल कर देते हैं। तो वह सीखने के लिए समृद्ध स्रोत है, वह बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं,
वह पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प क्या है कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, वह सीखने के लिए समृद्ध स्रोत है। बी भी सही है कि वह बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान कर सके। सी भी सही है कि वह पहले की परिचित घटनाओं से फिर से देख सके, अवसर प्रदान कर सके। शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। तो ये वाला बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कथन नंबर ए बी सी, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, औपचारिक स्थितियों से संबंधित आकलन। तो इसका आंसर क्या होगा? सीखने के लिए आकलन। जब हम सुधार करते हुए कोई चीज़ सीखते हैं तो उसको कहा जाता है सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न है ईवीएस में सहपाठी आकलन है। ईवीएस में सहपाठी आकलन है यानी मतलब क्या कि हम ईवीएस पढ़ते हैं और हमारे दोस्त हमको किस तरह से मदद करता है। तो सहपाठी आकलन क्या है कि सीखने के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन, सीखने के परिणामों का आकलन, सीखने का आकलन। ये क्या है? सीखने के रूप में एक आकलन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ ए, यानी केवल ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा किए बल्कि ये एक समय में बच्चों के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकाग्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। इसका आंसर तो रूब्रिक्स होगा। ये कई प्रश्न इसमें रिपीट हो रहा है। आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ये था आज का बहुत महत्वपूर्ण 7 जनवरी 2022 को पूछे गए प्रश्न। और हम 3 टॉपिक आपके लिए आसान करते हैं, ईवीएस, सीडीपी और हिंदी पेडागोजी। आप उन वीडियोज़ को आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। और देखते देखते जो यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।